हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं पहले सेमेस्टर की फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, देखो अभी आपके स्क्रीन पर एक पेज आ रहा है। ठीक है, देखो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर में ये फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का सिलेबस है तो डोंट वरी, हम क्या करेंगे, इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो पहला टॉपिक क्या है? फूड के बारे में। तो देखो फूड क्या होता है। फूड इज एनी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल कंज्यूम्ड और अब्सॉर्ब्ड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट। फूड क्या होता है? कोई भी एक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है जो ह्यूमंस, एनिमल और प्लांट द्वारा क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। क्या करने के लिए? जिंदा रहने के लिए और अपना ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, देखो द मेजर सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। जो फूड का मेजर सोर्स है वो कहाँ से हम पाते हैं? या तो प्लांट से या तो एनिमल से। ठीक है, और एक बात बताओ, फूड हम क्यों खाते हैं? देखो, फूड इज कंज्यूम्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड नरिशमेंट एंड कीप्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स हेल्दी। हम फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि वो हमको क्या देता है? एनर्जी देता है और नरिशमेंट देता है, जो ह्यूमंस और एनिमल को क्या करता है? हेल्दी रहने में मदद करता है। ठीक है, इनको नोट करो। तो बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखो, ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जो भी खाते हैं, डिश हो कुछ भी हो, उसमें क्या होता है? एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जो हम कहाँ से पाते हैं? या तो प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से। ठीक है, और दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय योर बॉडी। जो हम इंग्रेडिएंट्स खाते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट मिले होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे यूजफुल होते हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें अपने फूड में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इनको नोट करो। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखो, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजी, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड। आपको मालूम है न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को खाना। तो हम खाते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तो क्या हो गया? वो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब बॉडी के अंदर जब जाएगा तो अलग अलग पार्ट से जो गुजरेगा, तो उसी को हम स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। जिसकी वजह से क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है। क्यों लेता है? अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिज्म विद न्यूट्रिएंट्स which can be metabolized to create energy। देखो इस प्रोसेस में होता क्या है? ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। अभी पिछले भी हमने स्लाइड में देखा, तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मेटाबोलाइज मतलब उनको पचाने का काम, जो क्रिया होता है, उसी पूरे क्रिया को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, टू क्रिएट एनर्जी एंड केमिकल स्ट्रक्चर। जिससे क्या होता है? जब न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज हो जाते हैं, शरीर में पच जाते हैं, तो हमको एनर्जी मिलती है, और जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, देखो इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स। वही बात लास्ट में लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस पे हम क्या करते हैं? जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं फूड के माध्यम से, उनको हम यूटिलाइज करते हैं, मतलब उनको पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं, वो क्या बोलता है? देखो, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उस बॉडी में डिजीज ना हो या वो बॉडी कमजोर ना हो। इंफिनिटी का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, दुर्बलता। हेल्थ का मतलब उन्होंने बोला कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। मतलब वो हेल्थ का मतलब कोई बॉडी फिजिकल रूप से अच्छा हो, मतलब वो स्ट्रांग हो, मेंटल मतलब उसका मेंटल एबिलिटी अच्छा हो, और सोशल वेल बीइंग हो, समाज में कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, उसके बारे में भी उसको आइडिया हो। वो क्या कहलाता है? हेल्थ कहलाता है। एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फिनिटी। जो हमने आपको पहले बताया कि मैरली का मतलब होता है केवल, केवल बीमारी और कमजोरी ना होना। एब्सेंस का मतलब ना होना।
केवल बीमारी और कमजोरी ना होना हेल्थ का डेफिनेशन नहीं होता, ठीक है। ये पूरा जब मिलाओगे तो एक अच्छा हेल्थ का डेफिनेशन बनता है, ठीक है। तो फिर देखो, हेल्थ कैन बी प्रमोटेड बाय इनकरेजिंग हेल्पफुल एक्टिविटीज। हम हेल्थ को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? बाय द हेल्पफुल एक्टिविटीज, जो सेहत के लिए लाभकारी हो ऐसे क्रिया करके। जैसे हम क्या कर सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, पार्टिकुलर स्लीप ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग और अवॉइडिंग अनहेल्थफुल एक्टिविटीज। ऐसे कुछ काम को रोक सकते हैं जो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे स्मोकिंग, या सब ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में क्या कर लेना? स्ट्रेस लेना। कि जो आदमी क्या होता है, हमेशा स्ट्रेस लेता है, उसका हेल्थ क्या होता है? धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक है। तो अच्छा हेल्थ पाने के लिए या बनाए रखने के लिए अगर पॉसिबल हो तो इन सभी चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इनको नोट करो। बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। तो बात करते हैं कुछ फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ के बारे में। देखो, जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो एक पहला केस बनाता है जिसमें क्या है, एक पर्सन क्या करता है? बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। गुस्सा करने से क्या करता है? वो अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा रिस्क में ले जाता है। आपको मालूम है, कोई पर्सन गुस्सा करता है तो उसका हेल्थ खराब होता है, ठीक है। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो सपोज कर लो, एक पर्सन है जिसका कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मतलब सपोज कर लो उसका पैर सही नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड हो गया कि सोसाइटी उसका कितने अच्छे, सोसाइटी मतलब उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, जो भी, ठीक है, कि उसका कितने अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं या नहीं कराते हैं, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर हो गया हेल्थ का। अगर ट्रीटमेंट करा दिए तो वो अच्छा हो जाएगा, नहीं कराए तो वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। और तीसरा एक काइंड होता है जेनेटिक काइंड का, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो, जो चीज हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक। तो अगर कोई रोग या बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में हमारे पेरेंट्स से हमको मिला है, तो वो भी क्या करेगा? हमारे हेल्थ को हमेशा ही अफेक्ट करेगा। हम कितना भी उसका इलाज कराएं वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे जीन में है, वो हमको जेनेटिक रूप से मिला हुआ है, ठीक है। तो इनको नोट करो। तो बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का मतलब कोई निश्चित मात्रा में किसी चीज को लेना। तो देखो, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, एक अच्छे सेहत के ग्रोथ या मेंटेनेंस के लिए हमको क्या चाहिए? आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमारे डाइट में हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, जिसका हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में जरूरत होता है। ना ही हम क्या करें, किसी एक न्यूट्रिएंट को हाई हाई क्वांटिटी में ले लें, ना ही हम किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को कम क्वांटिटी में लें। हर न्यूट्रिएंट्स को जितना बॉडी के लिए जरूरत है उतना ही ले। तो द डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और उस डाइट के अंदर अच्छी मात्रा में रफेज और वाटर भी मिला हो। तो इस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ना ही कुछ कम ना ही कुछ ज्यादा, रफेज और वाटर के साथ, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आज की क्लास की शुरुआत टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है। तो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द वे टू ऑब्टेन फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड ऑब्टेन करने का तरीका। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, किस बेसिस पे? ऑब्टेन मतलब लेना, और यूटिलाइज पचाने के बेसिस पे जो आपका न्यूट्रिशन है वो दो प्रकार में बांटा गया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो होता है क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, जब क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाता है बिना दूसरे की सहायता से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। जैसे आपको मालूम है प्लांट्स, प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, खुद से अपना स्वयं से भोजन बनाने वाले, ठीक है। तो इनको नोट करो। तो आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। देखो, ऐसे
ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना बनाते हैं, वो क्या आते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए और ग्रीन बैक्टीरियल हो गए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरियल एक होता है, वो क्या करता है कीमोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाता है। इसको नोट करो। और बात करते हैं डिटेल में फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। तो देखो फोटो ऑटोट्रॉफ्स इसमें क्या होता है, phototropic mode of nutrition is the process of formation of food by the process of photosynthesis। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड का क्या बोलते हैं उसको फूड को बनाता है। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट। देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट कहाँ से आएगा, सन से। तो सनलाइट को यूज करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपने बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। जब कोई भी प्लांट या ग्रीन बैक्टीरियल, जैसे ग्रीन बैक्टीरियल मतलब एल्गी, मान लो एल्गी जानते हो ना, वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना बनाता है। जब क्या होता है सन निकला होता है तो वो लाइट को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है, सबको मिला के क्या करता है अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इनको नोट करो। तो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं ना बना के दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपने फूड को इंटेक करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे बात करें एनिमल्स की, एनिमल क्या करते हैं अपना खाना स्वयं से नहीं बना सकते, वो हमेशा ही दूसरे अदर एनिमल या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको नोट करो। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं होलोजोइक की। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द मेथड इन विच एनिमल टेकिंग इन द कॉम्प्लेक्स फूड। देखो इसमें क्या होता है, जो भी एनिमल होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है। जैसे बात करें ह्यूमन बीइंग, काउ, लाइन और डियर, ये सभी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को एज अ फूड आप लेते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है क्या बोलते हैं इसको, स्पैरोफाइटिक। हाँ सैप्रो नहीं, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक। इसमें क्या होता है, जो भी एनिमल होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को नहीं लेता, पहले क्या करता है कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करता है सिंपलर में, सिंपल फूड में, फिर क्या करता है उसको लेता है। जैसे आपके बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स फूड है तो उसको एज अ फूड नहीं लेते, पहले क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर पार्ट्स में, फिर क्या करते हैं उसको लेते हैं। ठीक है, तो इनको नोट करो। एक और टाइप बच रहा है, उसकी बात करते हैं। तो तीसरा टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है और क्या करता है अपने न्यूट्रिशन को पाता है। जैसे प्लाज्मोडियम और वार्म होते हैं, वो क्या करते हैं अपने से अपना खाना तो बनाते नहीं, और अपना खाना लेने के लिए ये दूसरे की बॉडी के अंदर रहते हैं और क्या करते हैं अपने उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड का क्या करते हैं पूर्ति को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के डिफरेंस के बारे में। तो देखो पहला पॉइंट है ऑटोट्रोपिक, जो भी न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं अपना फूड स्वयं से बनाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस प्रोसेस आता है। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या आता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। बात करें ऑटोट्रोपिक, तो ऑटोट्रोपिक में
जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। आप सभी को मालूम है प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। और वही हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव सॉरी क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट है, ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जितने भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, जैसे प्लांट्स। और जितने भी आपके हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, जैसे एनिमल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, इनको नोट करो। अब बात करते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो द टर्म ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ईटिंग द राइट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन अ प्रॉपर शेड्यूल। कोई भी न्यूट्रिएंट्स का राइट अमाउंट में लेना और ऑन ए प्रॉपर शेड्यूल, फिक्स टाइम पे। जैसे सुबह का टाइम 9 बजे लेना है तो 9 बजे लेना, और अगर जितना खाना है उतना ही खाना, क्या कहलाता है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कहलाता है। हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, to achieve the best performance and the longest possible lifetime in good health। क्यों करते हैं कि अपने हेल्थ का हम बेस्ट परफॉर्मेंस पा जाए, जैसे कभी हम ज्यादा बीमार ना हो, जब तक हम जीवित रहे हमारा टाइम लाइफ, हमारा हेल्थ लाइफ टाइम क्या हो, इन गुड हो, मतलब अच्छा हो। assuming that external negative influence like accident and infected disease can be avoided। हम क्या assume ये करके चल रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट का केस या कोई खतरनाक बीमारी का केस आपको नहीं हुआ है, हम उसको क्या अवॉइड करके जब चलेंगे तब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, एक राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन ए प्रॉपर शेड्यूल लेना क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कराएगा, ठीक है। इनको नोट करो, थोड़ा नीचे का बात करते हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन रिमेन्स एन इल्यूसिव गोल। देखो इल्यूसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको याद रखना आसान ना हो, ठीक है। तो जो आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है वो ऐसा गोल बना हुआ है जिसको हम आसानी से याद नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपका जो बॉडी का डिमांड होता है, डिमांड ऑफ बॉडी वो क्या चेंज होता रहता है मिनट टू मिनट। किसके बेस पे, अपने फिजिकल एक्टिविटी के बेस पे। अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है या स्पोर्ट्स में कोई भी कर रहा है तो उसकी बॉडी का उस टाइम पे अलग डिमांड चाहिए। अगर वो मैराथन दौड़ रहा है तो उस टाइम पे बॉडी का अलग डिमांड चाहिए। अगर वो कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो उस टाइम पे बॉडी का कुछ अलग डिमांड चाहिए। और दूसरा रीजन क्या है कि जो आपका मेडिकल साइंस है उसने अब तक ऐसा कोई दवा नहीं बनाया जो क्या करे, अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन वाले ह्यूमंस का एक ही न्यूट्रिएंट दे के उनके फूड का कंप्लीट क्या बोलते हैं, पूर्ति कर दे, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से जो आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है अभी भी एक इल्यूसिव गोल बना हुआ है, ठीक है, इनको नोट करो। तो बात करते हैं ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो आपका टर्म ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन को समझने से पहले अगर हम मैल न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ओवर न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पढ़ लें तो हमको ये दोनों टॉपिक पढ़ने में आसानी होगी। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हेल्थ में एक वाइटल पार्ट क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। वाइटल मतलब बहुत जरूरी, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे हेल्थ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है मैल न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ओवर न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो आपका मैल न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, एक बॉडी का ऐसा कंडीशन होता है, हेल्थ का ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई न्यूट्रिएंट को या तो बहुत ज्यादा, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं या बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी की कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। और जो आपका मेल न्यूट्रिशन है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इसका डिजीज का पूरी दुनिया के अंतर्गत, ठीक है। तो इनको नोट करो। तो बात करते हैं ओवर और अंडर की। जो आपका ओवर न्यूट्रिशन होता है वो मेल न्यूट्रिशन का एक फॉर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में रोज ले रहे होते हैं, लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है, ऐसा आमतौर पे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स फ्री में मिल जाते हैं वहां पे ये होता है, ठीक है। देखो ओवर न्यूट्रिशन इज द फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन that happens when you take in more of a nutrient or nutrients that you need every day। जितना आपको रोज चाहिए आप उससे कहीं ज्यादा ले रहे हो। जिससे क्या होता है, आदमी क्या होता है,
आदमी का हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट पे ले रहा है। और दूसरा होता है अंडर न्यूट्रिशन। उसमें क्या होगा, जितना एवरीडे पर्पस पे हमारे बॉडी को चाहिए, उससे भी कम अमाउंट पे जब हम कंज्यूम करने लगते हैं डेली बेसिस पे, कंज्यूम करने नहीं लगते, करना पड़ता है। हो सकता है हमारे कंट्री में वैसा न्यूट्रिएंट ज़्यादा अवेलेबल ही ना हो, तो जितने पर्सन हैं उनमें जब कंट्रीब्यूट होता हुआ हो कोई न्यूट्रिशन, तो सबको कम कम अमाउंट में ही मिलता हो। ऐसा होता है, ऐसा जनरली जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जनरली ये सब होता है। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन ये वाला बाकी है, थोड़ा सा रुको उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, इज द फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन दैट ऑकर्स व्हेन यू डोंट गेट इनफ ऑफ न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जितना हमको चाहिए उतना भी कंज्यूम नहीं करते, तब अंडर न्यूट्रिशन का कंडीशन आता है। एवरी अंडर न्यूट्रिशन इज मोर कॉमन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर ये वाला प्रॉब्लम आता रहता है। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं मील प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो, हम अपने काम के हिसाब से हर आदमी क्या करता है, अलग अलग काम करता है, जिसके लिए उसके क्या होता है, मील्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो अपने मील्स के हिसाब से, मतलब जो उसको खाना है उसके हिसाब से अपने फूड्स को एक पर्टिकुलर वे में, कि मुझे इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है, एडवांस में शेड्यूल करना, पहले से ही सोच के रखना, क्या कहलाता है, मील प्लानिंग। ठीक है, तो मील प्लानिंग इज द एक्शन ऑफ डिसाइडिंग मील्स इन एडवांस यूजिंग योर शेड्यूल, अपने शेड्यूल को यूज करके। ठीक है, जिसमें हमारा प्रेफरेंस क्या होगा, खाना हमको क्या खाना है, हम कैसे चूज करेंगे, जो फूड हमारे घर में हो। फूड ऑन हैंड का मतलब जो फूड हमारे घर में हो, या फिर जो सीजनली पैदा होता हो, और या फिर जो हम खरीद के ला सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीज क्या आ सकते हैं, हमारे प्रेफरेंस के अंदर आती है। अगर कॉन्सिक्वेंटली बात करें, जो आपका मील प्लानिंग है वो ग्रोसरी के टाइम हम यूज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जाते हैं सब्जियां खरीदने। तो हम क्या देखते हैं कि मुझे क्या खाना है और फैमिली मेंबर्स को क्या खाना है, उसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं, मेनू बनाते हैं, जिसके हिसाब से हम अपनी खरीदारी करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मील प्लानिंग। तो बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग का। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लर्न पोर्शन कंट्रोल। मील प्लानिंग की वजह से हम क्या करते हैं, अपने डाइट को देखते हैं कि हम एक्चुअली में कितना खाते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है कि हम इतना खाएंगे तो ऐसा रहेंगे, इतना खाएंगे तो ऐसा रहेंगे। प्लानिंग योर ओन मील्स will allow you to see how much you are actually eating। दूसरा पॉइंट है ईट हेल्दी। अगर हम क्या करेंगे, अपना मील को प्लान कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ वही खाने का कोशिश करेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अब मील प्लानिंग करने से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। देखो, अगर पहले से ही हम एडवांस में प्लान करके रखेंगे कि सुबह ये खाना है, दोपहर ये, शाम ये, तो दोपहर के टाइम या शाम के टाइम हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमको क्या खाना है। उसके बाद सेव मनी। जब आप क्या कर लोगे, पहले से डिसाइड कर लोगे कि मुझको यही खाना है, तो आप सिर्फ वही खरीद के लेकर आओगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका मनी का भी सेव होगा। अगर आप मील प्लानिंग नहीं करोगे तो जब भूख लगेगा उस टाइम 5-6 आइटम तो खरीद लाओगे, लेकिन खाओगे सिर्फ एक ही खाओगे, जिससे क्या होगा, आपका मनी का भी वेस्टेज होगा। और अवॉइड वेस्टिंग फूड। देखो, जैसे शादियों में क्या होता है, खाते तो सब बहुत कम कम है, लेकिन आपको मालूम है ना, बहुत वेस्टिंग होता है फूड का। अगर हम क्या करें, एक पर्सन है वो जानता है कि मुझको इतना ही खाना है, अगर वो उतना ही ले तो उससे क्या होगा, फूड का वेस्टेज कम होगा। ठीक है, वो क्या हो सकता है, किसी और को भी दिया जा सकता है, जो फूड हम ना खा के वेस्ट करते हैं वो किसी और को भी दिया जा सकता है। इसलिए अगर हम मील प्लान के साथ चले तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जो फूड का हम अनवांटेड वेस्टेज करते हैं घर में, शादियों में, किसी फंक्शन में, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इनको नोट करो। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग का। तो पहला पॉइंट है एज। एज क्या करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है मील प्लानिंग को। जैसे एक बच्चे की बात करें तो उसको शुरू शुरू में क्या चाहिए, सिर्फ मदर मिल्क चाहिए, और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो क्या करता है, फूड प्रोडक्ट
पे डिपेंड होने लगता है, मतलब फूड प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर देता है। और जो आपके ओल्डर पीपल होते हैं उनको लेस कैलोरी फूड चाहिए। तो जो आपका कंपोजिशन क्या खाना है, कितने अमाउंट में खाना है और कौन सी क्वालिटी का खाना है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो अफेक्ट करता है एज की वजह से। दूसरा पॉइंट है सेक्स। जो आपके मेल होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका मेन का मेटाबॉलिक रेट होता है वो वुमन के मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डाइट कैन बी change according to the sex. Men generally eat more than women. The difference is just due to the fact that men having higher metabolic rate than the women. तीसरा पॉइंट है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देखो कई बार होता है पर्सनल बेसिस पे कुछ लोग कुछ खाना पसंद करते हैं, कुछ खाना पसंद नहीं करते। जो क्या करता है, फूड मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स मेनली इन्फ्लुएंस फूड इंटेक while planning diet. This thing should be in our mind. ठीक है, जैसे 5-6 लोग हैं तो 2-3 लोग क्या कहेंगे, हम मीट खाएंगे, बाकी दो क्या कहेंगे, हम वेजिटेबल्स खाएंगे। जो क्या करता है, मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एक स्टार पॉइंट आप नोट कर लो कि केयरफुली डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स इन द चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हमको अच्छा गुड हैबिट क्या, मील प्लानिंग या फूड का डेवलप करना चाहिए, जिससे वो बड़े होके उसको फॉलो करें। अगर बचपन से ही वो जंकी फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे जाके उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है फिजिकल नीड के बारे में। ठीक है, इन अ फैमिली देयर इज अ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट एजेस। कोई फैमिली है तो उनमें क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जिनका एज भी क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो मील प्लानिंग के टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो क्या करता है, मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अलग अलग लोग रहेंगे तो उनके लिए अलग अलग फूड चाहिए, जिसके लिए अलग अलग पैसा भी लगाना पड़ सकता है, अलग अलग टाइम भी देना पड़ सकता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है। इस क्लास में बात करते हैं फूड ग्रुप्स के बारे में। तो देखो यार, फूड अलग अलग नरिशमेंट देते हैं। कुछ फूड प्रोटीन देते हैं, कुछ फूड प्रोटीन मिनरल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फूड की बात करें तो वो वेजिटेबल भी हो सकता है, मीट भी हो सकता है, प्लांट सोर्स से भी, एनिमल सोर्स से भी। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फूड ग्रुप को कैटेगराइज करते हैं किस बेसिस पे कि वो कौन सा नरिशमेंट देता है। तो पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो देखो यार, इसमें क्या आते हैं, द वेजिटेबल्स फूड ग्रुप इंक्लूड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स। जैसे ब्रोकली देखे हो, वो क्या डार्क ग्रीन कलर का होता है। रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल जैसे कैरेट हो गया, वो रेड एंड ऑरेंज कलर का होता है। स्टार्ची वेजिटेबल जैसे हरा मटर हो गया और कॉर्न, ये क्या होते हैं, स्टार्च से भरे होते हैं, स्टार्ची बोलते हैं इनको। एंड लेग्यूम्स जैसे ब्लैक बीन एंड सोयाबीन। देखो यार, वैसे तो इसके अंदर और भी एग्जांपल्स आएंगे, आप अपने से लिख सकते हो। ठीक है, हम क्या करें, 2-3 एग्जांपल्स आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स क्या होते हैं, कलर वाले होते हैं, अलग अलग फ्लेवर के होते हैं और हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी चॉइसेस। फ्रूट्स की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स के चॉइसेस होते हैं। जैसे साइट्रस फ्रूट की बात करें, ऑरेंज ग्रेप हो गया, और क्या, जैसे बेरीज की बात करें, बेरीज क्या होते हैं, जो पेड़ के ऊपर उगते हैं। ठीक है, तो बेरीज का भी एक काइंड हमारे यहाँ फ्रूट ग्रुप में आता है। जैसे चेरी हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब क्या बेरीज के अंदर आते हैं। हमारा तीसरा टाइप है ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, अगर कोई फूड व्हीट, राइस, ओट्स, कॉर्नमेल, बार्ली या अदर सरल ग्रेन्स से बना हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो ग्रेन्स फूड ग्रुप के कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे बात करें तो ब्रेड, पास्ता हो गया, जो ब्रेकफास्ट सैलड्स हम खाते हैं और जो पॉपकॉर्न खाते हैं, वो सभी क्या ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो देखो देखो फूड ग्रुप और भी कई प्रकार के होते हैं। डेयरी का होता है, मीट ग्रुप होता है, आपको मालूम है। ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट में डेयरी वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रेन्स along with fruits, vegetables and dairy contain carbohydrates, the body's main source of energy। अगर ग्रेन्स को
फ्रूट्स, वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट के साथ मिला दिया जाए तो सबको मिला के जो बॉडी का मेन सोर्स होता है इन्हीं से मिलता है। ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड के बारे में। तो देखो फूड हमारी बॉडी को देता क्या है। देखो फूड हमारी बॉडी को स्टे एक्टिव मतलब हमेशा एक्टिव रखता है, और बी एक्टिव मतलब कभी हमारे जब एनर्जी लो होता है तो हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा जो एक्टिवनेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है, हमारी एक्टिवनेस को बनाए रखता है। मूव एंड वर्क किस काम में, घूमने और किसी काम को करने में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है फूड हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है और टिश्यूज के ग्रोथ के लिए भी मदद करता है। तीसरा पॉइंट है फूड हमारे हेल्थ को हमेशा हेल्दी रखता है और हील देमसेल्फ, अगर कोई शरीर के अंदर प्रॉब्लम है तो उससे लड़ने में और उसको ठीक होने में भी मदद करता है। चौथा पॉइंट है प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शन, हमारे शरीर के में जानते हो आप बहुत सारे रोग होते हैं और अपने आप सही हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। वो कैसे होता है, फूड की वजह से। जब हम एक प्रॉपर डाइट लेते हैं तब क्या होता है, कोई भी रोग अगर हुआ भी रहे तो वो हमारे बिना पता चले ही वो सही हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड की। तो देखो फूड का 3 प्रकार से फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल और तीसरा होता है सोशल। और जो आपका फिजियोलॉजिकल है उसका भी 3 अलग-अलग तरह से यूज होता है, एनर्जी गिविंग में, बॉडी बिल्डिंग में एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी में। इनको नोट करो, बात करते हैं अलग-अलग इनके बारे में। तो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। तो पहले बात समझो फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। तो देखो फिजियोलॉजिकल का सिंपल सा मतलब है हमारी बॉडी पार्ट्स किस प्रकार से फंक्शन कर रही है, या कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, उस ब्रांच की स्टडी को फिजियोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। ठीक है, और कोई पार्ट्स वर्क कर रहा है तो कैसे वर्क कर रहा है, क्यों, फूड लेने की वजह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड की वजह से वो बॉडी पार्ट वर्क कर रहा है। तो इसमें हमने अंदर भी कैटेगराइज किया था। पहला पार्ट क्या था, एनर्जी गिविंग। तो देखो इस ग्रुप में क्या होते हैं, द ग्रुप इंक्लूड फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ऐसे फूड ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को मिला के बने होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एनर्जी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ किलो कैलोरी। एनर्जी की यूनिट की बात करें तो वो होता है किलो कैलोरी। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उससे आपको 4 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलेगा। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो उससे भी 4 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलेगा। 1 ग्राम फैट अगर आप खाते हो तो उससे आपको 9 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलेगा। फैट एक किसी भी कंपोनेंट में बात करें, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट में सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, तो और एग्जांपल्स की बात करें जैसे सेरेल्स होते हैं, सेरेल्स क्या करते हैं, हमको एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन, मिनरल और विटामिन भी देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। पल्स की बात करें, पल्स क्या करता है, हमको प्रोटीन देता है और क्या देता है, विटामिन बी, विटामिन मतलब देखो जो आपको मालूम विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो आपका पल्स होता है वो कई प्रकार के विटामिन बी को देता है, बी विटामिन को। ठीक है, एंड एनर्जी, एनर्जी भी देता है। तो बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग्स की। तो ये क्या होते हैं, देखो हम क्या हैं, हम कैसे हैं, वो हमको कौन बनाता है, फूड बनाता है। द फूड वी ईट बिकम अस, हम जो है वो किसकी वजह से है, फूड की वजह से है। जिसकी वजह से हम क्या जान सकते हैं कि जो फूड है वो उसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काम क्या है, हमारी बॉडी को बिल्ड करना, हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स को बनाना। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें तो जो मिल्क, एग्स, मीट और फिश होते हैं वो प्रोटीन और अमीनो एसिड के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगर ऑयल सीड, पल्स और नट्स की बात करें तो वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तीसरा हमारा है फंक्शन फूड का प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन। देखो रेगुलेटरी का मतलब होता है रेगुलेट करना, हमारी बॉडी पार्ट्स के कामों को आगे की तरफ प्रोसीड कराना। जैसे हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करना,
बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को बैलेंस करना और बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल अवस्था में रखना, ये सभी भी क्या होता है, फूड का फंक्शन होता है, ठीक है? जिसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की ज़रूरत होती है, जो हमको कहाँ से मिलता है? मिल्क, फिश, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी हम खाते हैं, वहाँ से हमको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिलता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। देखो साइकोलॉजिकल का मतलब होता है हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ। देखो अगर किसी गरीब को हम खाना देते हैं तो वो क्या करता है, अगली बार जब हम उस रास्ते से गुजरेंगे तो वो क्या करेगा, अपना जो अटेंशन है हमारे प्रति दिखाएगा, हमको कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, और साथ में साथ वो क्या, अपने प्रति एक सिक्योरिटी फील करेगा। पहले वो गरीब था तो उसको पास कोई सिक्योरिटी नहीं था, ना ही उसको इस बात की कोई पूछने वाला था कि वो कैसा है, और ना ही उसको कोई खाना देने वाला था। आपने उसको खाना दिया तो उसको भी ये सिक्योरिटी हो गई कि हाँ, हमारे लिए भी कोई यहाँ पे है, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट है हमारा सोशल फंक्शन ऑफ फूड। तो देखो इसमें क्या होता है, फूड इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर हैप्पीनेस। फूड क्या है, एक जरिया है अब हमारी खुशी को जाहिर करने का। जैसे हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, अपना खाना अपने साथ किसी और को भी शेयर करते हैं, तो जिससे हम क्या दिखाते हैं कि हमारा उसके प्रति क्या लगाव है, हम क्या करते हैं, उसको सोशली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? इसको आपको नोट करो। इन सब के साथ हमारा ये चैप्टर, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।